हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 11/10/2018 का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मतलब ऑल 3 शिफ्ट के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के आपके जीएस मतलब जनरल साइंस के जो एक पर्टिकुलर डेट का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको आरपीएफ कांस्टेबल, एएलपी टेक्नीशियन या फिर एसएससी जीडी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सारे के सारे जनरल साइंस के ऑफिशियली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराए जाते हैं। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 23 फरवरी से आपका आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा का डेट आ चुका है, जो 23 फरवरी से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। और रेलवे में देखा गया है कि आपका 40 से 50% क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदल कर उसे डायरेक्टली रिपीट किया जाता है। चाहे वो आपका आरपीएफ एग्जाम हो, एलपी एग्जाम हो, आरआरबी जेई हो या फिर ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आपका रेलवे का कोई एग्जाम हो, एसएससी का हो, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू या फिर आप स्टेट लेवल का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम हो, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूभगीय ग्लोब के समान होती है। मतलब कार्बन के किस अपरूप की संरचना जो है स्ट्रक्चर भूभगीय ग्लोब के समान होती है। तो आंसर आपका है फ्लोरीन। क्या है आंसर? फ्लोरीन। और ये आपका जो शिफ्ट है 11/2/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे, फिर सेकेंड और देन लास्ट में हम लोग थर्ड शिफ्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए कि कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य पदार्थ की संरचना करता है। खाद्य पदार्थ की संरचना करता है तो कौन है आपका? जाइलम। जाइलम का क्या कार्य है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है रेलवे। तो जो आपका जाइलम का कार्य है कि ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसरण, खाद्य पदार्थ का परिसंचरण जाइलम द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है तो जूल का नियम। जूल का नियम क्या है हमारा? ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। कौन सा आपका समूह मतलब ग्रुप आपका कितना बोला है? ग्रुप 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील लेस रिएक्टिव मूल तत्व है तो आपका आयोडीन, जो हम लोग नमक में पाया जाता है आयोडीन, वो सबसे लेस रिएक्टिव है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपात का पता लगाना है। मतलब फिर से समझिए, इसको नहीं समझ में आया कि जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश मतलब खाली जगह के अनुपात में पता लगाना है। तो किसका? समस्थानिकों का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा आपकी ऊंचाई के साथ बदलती है, जिसका आपका रासायनिक फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मतलब दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है उसमें व्यक्ति के नेत्र में वस्तु का जो है प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है। तो रेटिना के पीछे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप लोग मार्क करके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आप लोग सभी जानते हैं कि मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी की आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार लगाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का। क्या बोल रहा है कि उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया। तो इसमें आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा किया गया है कि तत्वों को उसके परमाणु क्रम में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो विस्थापन जिसको इंग्लिश में आपको डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है कि जब तक डिस्प्लेसमेंट मतलब जब तक कोई वस्तु अपने जगह से मतलब कुछ दूरी नहीं तय करता है तब तक विस्थापन जो है
जब तक विस्थापन ना हो तब तक किया गया कार्य हमारा जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है? क्या कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का देख लीजिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O। और एक होता है आपका जिप्सम, जिप्सम का क्या होता है कि सिर्फ ये आपका हाफ यहाँ से हट जाता है जिप्सम में, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। मतलब ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो किस पर निर्भर नहीं करता, तो उनके द्रव्यमानों के वेग के, उनके द्रव्यमानों के योग के, द्रव्यमानों के योग के जो है उन पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक निश्चित दिशा में बढ़ रहे वस्तु की गति को वैज्ञानिक क्या है, फिर से देखिए कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रहे वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? मतलब सीधा सीधे आप लोग वेग का आपको डिफिनेशन पूछा जा रहा है इन टर्म ऑफ साइंस की, साइंस के टर्म में आपको वेग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या है, निश्चित दिशा में बढ़ रहे, एक निश्चित दिशा में बढ़ रहे वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में, जो वैज्ञानिक शब्दावली में है वो हम वेग के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो रीसिया जो है वो थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रण का प्रयोग प्राय डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसका आपका साइन होता है, देखिए इस तरह से उसे हम इंडिकेट करते हैं। ऐसे तो ये क्वेश्चन आता नहीं है पर कुछ भी हो सकता है, ऐसे इस तरह से ये आपका प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? मतलब कौन सा स्थिति जो है आपको उससे पता चलेगा कि स्थिति समय का संबंध का समीकरण है। तो आप देख सकते हैं कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो है ये आपका स्थिति और समय का संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि आर्गन और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक गैस में। और यहाँ से हमारा सेकेंड शिफ्ट का है वो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किसी प्रतिरोध के माध्यम से प्रभावित होने वाला धारा जो है इसके डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, ये आपका उल्टा बोल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो व्युत्क्रमानुपाती, इसका आंसर क्या है? तो हमारा प्रतिरोध किसका होता है? व्युत्क्रमानुपाती, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो आपका 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो जड़त्व का, जिसे इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। उसका यूनिट पर आप लोग खास ध्यान दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेट वीडियो एक यूनिट पे बना दूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि CO का अपेक्षित द्रव्यमान क्या है? अपेक्षित द्रव्यमान का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आप तब निकाल पाएंगे जब आपका C का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होगा और O का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होगा, तब आप निकाल सकते हैं। तो C का हमारा द्रव्यमान, परमाणु संख्या पहले देखते हैं, तो होता है 6 कार्बन का। उसके बाद इसका एटॉमिक मास मतलब द्रव्यमान संख्या होता है 12। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 30 तक याद करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। तो ऑक्सीजन का होता है हमारा 8 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या होता है 16। अभी जब ये दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 28। तो हमारा 28 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है। कभी कभी आपको दे देता है कि CO2 का कितना होता है, H2SO4 का कितना होता है, ये सब फेमस क्वेश्चन है रेलवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि डैश के बाहर कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है कि बाहरी कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके धातु। अक्सर आप देखते होंगे कि जिसके आउटर मोस्ट में 1 से लेकर 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आपको वह अधिकतर धातु है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस बात को कि मान लेते हैं हम, जैसे लेते हैं मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं और इसका होता है 13 मतलब 13। अब इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2, 8 और 3। देखिए लास्ट में आपका क्या आ रहा है?
तो ये जान गए कि इससे हमको पता चल रहा कि ये हमारा एक धातु है। इसी तरह अगर हम एल्युमिनियम का लेते हैं तो एल्युमिनियम का होता है 12, एल्युमिनियम का होता है 12, तो 12 को भी करेंगे तो 2 8 2 होता है, तो उसमें भी 2 आ रहा है आपका लास्ट का, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये सभी धातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये तो क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया है। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है। ये इसका हाइड्रा का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, बहुत ही शिफ्ट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसका। आपने जितना स्टार लगाए उतना काम है, इसको आप लोग नोटबुक में ज़रूर नोट करें। तो देखिए कौन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा उत्पन्न हो सकता है, तो वो हाइड्रा का डायग्राम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है, तो पहला आवर्त में जो है केवल गैस। आवर्त मतलब बोलते हैं उसको पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है, किससे? एकाइनोडर्मेटा से। एकाइनोडर्मेटा से आपका स्टारफिश संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा जाता है क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसे क्या कहा जा सकता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी तत्व के संयोजक शक्ति मतलब क्षमता क्या कहलाता है, तो वो संयोजकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का ऐसा यूनिट होता है, तो मैंने पिछला अभी जस्ट बताया आपको कि त्वरण का आपका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका माप करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमोबाइल का ओडोमीटर किसका माप करता है? दूरी का, किसका? डिस्टेंस का माप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डैश वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा, किसके? CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीतल के घटक क्या है, मतलब पीतल जो है किस किस को मिलाने से बनता है, तो तांबा और जस्ता को मिलाने से पीतल बनता है। तो यहाँ से आपका शुरू होता है थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के ऑफिशियल पेपर हैं 11/10/2018 के, सिर्फ जनरल साइंस के पेपर हैं ये। और आपका रीजनिंग का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, एक वीडियो को अपलोड किया जिसमें 17/9/2018 का क्वेश्चन है। कितना? 17/9/2018 का आपका फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का क्वेश्चन है, और सेकंड शिफ्ट का बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड किया जाए, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ रेड बटन को आपको सब्सक्राइब कर देना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा यौगिक डबल ब्रांड है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत लोग पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत नए क्वेश्चन के रूप में सबके सामने आया हो गया बहुत लोगों के सामने कि कौन सा यौगिक जो है वो डबल ब्रांड है, तो कौन सा? प्रोपीन। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि प्रोपीन को हम डबल ब्रांड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक होते हैं हमेशा उच्च, मतलब हमेशा आपके हाई होते हैं आयनिक यौगिक के गलनांक और कथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है, किसे कहते हैं? उसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा डैश के अनुपात में होते हैं। देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन वही आ गया कि सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। मॉलिक्यूलर मास अर्थात आपका क्या हम लोग बोले थे कि 1 से लेकर 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तो ही आप आपका जैसे नाइट्रोजन का होता है 7 और हाइड्रोजन का होता है 1। अगर आप ये नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आखिर कैसे करना है। हाइड्रोजन का आपका होता है 1, ठीक, परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या भी 1। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, द्रव्यमान संख्या होता है 14, ठीक। तो यहाँ पे अमोनिया का सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं साफ से कि अमोनिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अब इसमें आपको देखना है कि N है 1, N आपके कितने हैं? 1, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3।
तो हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे होगा 14, द्रव्यमान संख्या लिख रहा हूँ मैं। और हाइड्रोजन अगर 3 है तो द्रव्यमान संख्या होगी 1 गुना 3 बराबर 3, मतलब हमारा क्या आ गया 14:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक लवण का pH मान 12 हो तो यह डैश का लक्षण होता है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। मैंने ये डीपली आपको बताया है कि आखिर क्या होता है पीएच का फुल फॉर्म होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये भी आया है रेलवे के आपके ग्रुप डी में, पिछला बार ही पूछा गया था, वो क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा पेपर में कि पीएच का पूरा नाम क्या है। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे आपका यहाँ होता है 7, 14 और ये 0, जितना इधर आएगा वो आपका एसिडिक होगा, मतलब अम्लीय होगा, जितना इधर जाएगा वो आपका क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? मतलब शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है किस वर्ग के जानवर की त्वचा? तो सरीसृप, जैसे आपके उसमें आ गए सांप, छिपकली, ये सब के जो त्वचा होते हैं शुष्क होते हैं और ग्रंथि विहीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया। तो पहला आवर्त में धातु को शामिल नहीं किया। पहला आवर्त में कौन है? तो आपका हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और इधर आपका हीलियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर डैश से दर्शाया जाता है। तो आप जानते हो कि ग्रीक लेटर लैम्डा से दर्शाया जाता है और इसे यूनिट में मेज़र किया जाता है मीटर में, मतलब इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश डैश दिखाई देता है। तो ये हम याद रखिएगा, हमेशा ब्लैक दिखाई देता है, मतलब काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केचुए की भूमिका पर अध्ययन किया गया था। तो कौन किया था? चार्ल्स डार्विन। आई होप आज का सेशन को आप फुल्ली एंजॉय किए होंगे। जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही ऑल एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पर कराया जाता है। और आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर चाहे, जिस भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने प्रिपरेशन को आप बेहतर बनाने के लिए हमेशा पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।